ओके चलो। तो लास्ट क्लास तक हमने कुछ सेल्फ एनर्जी का पोर्शन पढ़ रहे थे अपन एंड में, तो उसे कंटिन्यू करते, कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। उसके अलावा जो भी चीजें अपन ने पढ़ी थी, मुझे ऐसे याद है, उसके अलावा अपन ने पढ़ा था शायद इलेक्ट्रोसिटी प्रेशर, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अगर उसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। कुछ भी जो भी अपने लास्ट क्लास तक पढ़ा था उसमें किसी को कोई भी डाउट हो, थ्योरी कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ कोई स्टेप पूछना हो। चलो, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट है, कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर अपन सेल्फ एनर्जी वाले पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, है ना। सेल्फ एनर्जी क्या थी? देखो, कब जब जब किसी लार्ज ऑब्जेक्ट पे, किसी एक्सटेंडेड बॉडी पे, एक बॉडी जिसकी डायमेंशन सिग्निफिकेंट है, उस पर चार्ज होता है, तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से उन चार्जेस के बीच में भी कुछ एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी को ही अपन ने सेल्फ एनर्जी कहा था, है ना। इसको अपन हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालेंगे। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें आसान लगता है इसे निकालना, इसलिए हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक मेरे पास स्फेरिकल शेल हो। शेल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल सरफेस पे चार्ज है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस आर है। तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द शेल, वो सब आपस में भी इंटरेक्शन की एनर्जी रखते हैं, है ना। उन सब के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें? तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका, एक तो मैंने बताया था कि इसको चार्ज करने में जो वर्क डन होगा उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस शेल को धीरे 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 करके अगर चार्ज करा जा रहा है, तो कितना इसको वर्क करना पड़ रहा है, कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है इसे चार्ज करने में। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज गोइंग टू स्टोर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक इस तरीके से अपन ने इस पे सेल्फ एनर्जी निकाली थी, है ना। सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अपन थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर ले, फिर अपन डाउट डिस्कशन ही करने वाले हैं। आपके बिगिनर बॉक्स एक्सरसाइज के जो भी डाउट है वही डिस्कस करने वाले हैं ना। थोड़ा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो इस शेल को हमने धीरे धीरे चार्ज करने में जो वर्क डन था, उससे इसकी सेल्फ एनर्जी निकाली, इसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली। तो आ रही थी हमारे पास k q स्क्वायर बाय 2r, वेयर r इज रेडियस एंड q इज द चार्ज ऑन द शेल। अगर q चार्ज है शेल पर, उसकी रेडियस r है, तो उसको चार्ज करने में इतना वर्क करना पड़ रहा था। इसको निकालने का एक और तरीका सीखा था अपन ने, कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये पूरे स्पेस में है। ये आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है। हमने पढ़ा था कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पर, वो एक्चुअली आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है। ठीक है, तो आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो कैलकुलेट करके भी हम सेल्फ एनर्जी निकाल सकते थे, है ना। हमने ये पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वहां पर एनर्जी है, द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे से वॉल्यूम में किसी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो वहां पर इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। छोटे से वॉल्यूम में छोटी सी एनर्जी कितनी स्टोर है। अगर आपको टोटल किसी बड़े वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है, तो आप पहले आप छोटी सी एनर्जी निकालो, डी यू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू जिस वॉल्यूम में डीवी। फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरी एनर्जी निकाल सकते हो जो किसी बड़े वॉल्यूम की एनर्जी निकालना हो। तो इस तरीके से भी हमने निकाली थी सेल्फ एनर्जी। ठीक है, हमने निकाला था कि स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वो केवल बाहर बाहर एग्जिस्ट करती है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ही नहीं। तो जो वॉल्यूम लिया था अपन ने, किसी शेल का ले लिया था, एक आर रेडियस पे जाके डी आर वेट की शेल बना ली थी, उसका वॉल्यूम लिख लिया था, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लिख ली थी, फिर इसको इंटीग्रेट करा था। और इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने कैपिटल आर से इन्फिनिटी लगाई थी। कैपिटल आर से इन्फिनिटी क्यों लगाई थी, बता सकते हो क्या मुझे? हमने जब इंटीग्रेशन से सेल्फ एनर्जी निकाली थी, तो लिमिट मैंने कैपिटल आर से इन्फिनिटी लगाई थी। ऐसा क्यों करा था? यस, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, लगा लो चाहो तो लगाना है जीरो टू कैपिटल आर भी, पर वो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो ही टर्म आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं वहां पर, है ना। बिल्कुल सही। तो इसके बाहर बाहर कितनी एनर्जी वो निकाल ली थी अपन ने। चलो, तो ये अपना पूरा पोर्शन हो चुका था। ठीक है, अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, सर इंफिनिटी से लेकर आर तक पार्टिकल रख रहे हैं, ये समझ नहीं आया कुछ आगे मेरे को, क्या पूछ रहे हो आप? थोड़ा बोल के पूछ सकते हो क्या? आपने पूछा क्या है, इंफिनिटी से आर तक पार्टिकल रख रहे मतलब?
नहीं, हम कोई पार्टिकल तो नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, हम तो बस ये देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ये एनर्जी डेंसिटी इनटू छोटा सा वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करके अपन टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो कोई पार्टिकल वगैरह थोड़ी कुछ रख रहे थे अपन यहाँ, है ना। आप क्या कहना चाह रहे थे कुशाग्र? कुछ गलत समझ रहे हो आप, है ना। आपको जो समझ में आया प्लीज एक्सप्लेन करोगे मुझे, ताकि कुछ गलत हो तो मैं उसको सही कर दूं। हाँ सर। हाँ सर मैं वो ग्रेविटेशन की एनालॉजी लगा के कर रहा था, ये कि ग्रेविटेशन में भी ये कर रहा था, तो उसमें इन्फिनिटी से पार्टिकल इधर डिस्टेंस पे रखा था, आर डिस्टेंस पे। हाँ, तो सर मैं उसकी एनालॉजी लगा रहा था। तो ग्रेविटेशन में ये रख के क्या करा था आपने? सर पार्टिकल, ये उसकी फॉर्मेशन की एनर्जी निकाली। वो तो ठीक है, वो तो दो पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी हो गई ना। ये तो मैं तो इस ऑब्जेक्ट की सेल्फ एनर्जी निकाल रहा हूँ। आप बोल रहे हो इसके आसपास कोई पार्टिकल रख दो, तो उस पार्टिकल और इस चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच की एनर्जी थोड़ी निकाल रहे अपन। ओके सर, हाँ हाँ ना, आ हम गया। ओनली इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है, इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उनकी वजह से कितनी एनर्जी इसके पास, समझे। इसलिए तो अपन ने वर्ड नाम दिया था सेल्फ एनर्जी। ये किसी सिस्टम की एनर्जी नहीं है, इसकी खुद की एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। तो अपन ने शेल की सेल्फ एनर्जी पढ़ ली थी, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट जो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग, उसकी भी एनर्जी निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पोर्शन देखते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्फीयर जो सॉलिड है, पूरी तरह से चार्ज है एक जैसा, उसके पूरे वॉल्यूम में एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी सेल्फ एनर्जी निकालते हैं अपन। मान लो इसके अंदर चार्ज क्यू दिया हुआ था, तो आपने ट्राई करा। अच्छा, मेरे पास कुशाग्र का आंसर आ गया। यस कुशाग्र, 3/5 k q² r, बिल्कुल सही है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको निकालने का एक तरीका वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कर सकते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी है, ठीक है। इस सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे r रेडियस की शेल जैसी ले लो, एक r रेडियस का स्फेरिकल शेल जैसा कंसिडर कर लो, उसमें विड्थ dr मान लो, उसका छोटा सा वॉल्यूम लिखो कितना है। वहां पे जो छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा वो आ जाएगा 4πr²dr। ठीक है, ये छोटा सा वॉल्यूम हो गया। फिर इसमें एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ छोटी सी एनर्जी। छोटी सी एनर्जी लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अब ये इंटीग्रेशन करने में हमें इसे दो पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब चार्ज स्फीयर के बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। अगर सिर्फ बाहर बाहर की एनर्जी निकालना है, यू आउटसाइड, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल R टू इंफिनिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्फीयर की वजह से वो लिख दो, इनटू 4πr²dr। और उसके अंदर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालना है, तो 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, स्क्वायर करना पड़ता है इसका, 4πr²dr। ठीक है, अब क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो अंदर भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही पॉइंट साइड वाली होती, तो इसका इंटीग्रेशन तो वही आना चाहिए। ये पुराना जो आंसर आया था वही आना चाहिए, kq²/2r। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी वही होगा जो इधर शेल में था, तो शेल वाला ही आंसर आना चाहिए। अंदर वाली थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगी एनर्जी। अब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है तुम्हें याद होना चाहिए। शेल के अंदर किसी पॉइंट पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मुझे ऐसा याद है kqr/2r³, ऐसा मुझे याद है। सही है क्या ये? सही है क्या बताओ? हाँ, 2 नहीं आता है, वेरी गुड वेरी गुड, 2 नहीं आता है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये 2 हटा के अब सही हो गया फॉर्मूला, है ना। बस अब इसको यूज कर लो, यहाँ पर रखो और ये इंटीग्रेशन करके अंदर की एनर्जी निकालो। करके देखो एक बार फटाफट क्या आएगा। केवल अंदर अंदर के उसके वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है, बताइए क्या आएगा कैलकुलेट करके। वैभव का जवाब आ रहा है, ठीक है वैभव, देखते हैं अपन।
वंश का भी आ रहा है, वंश में वो थोड़ा सा अलग लगा, हाँ एक जैसा ही है, जैसे ही। मैंने सॉल्व करके ग्रुप पर भेजा था, अच्छा मैं देखा नहीं। अंदर की एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय, नहीं 2r नहीं आएगी। सम्यक केवल अंदर अंदर की पूछी, सम्यक मैंने केवल इनसाइड वाली पूछी है, टोटल नहीं पूछ रहा हूं मैं। हार्दिक ठीक है। तो ये अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रख दो, ये सॉल्व कर देते हैं अपन, चलो। यू इनसाइड वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर के पावर 6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये एक्सप्रेशन बनेगा। एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से के कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि के भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एक के कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा एक के क्यू स्क्वायर बाय में 2 आर की पावर 6, ये सब कॉमन। एक सिंगल के क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गायब हो चुका था, आर की पावर 6 और 2 कॉमन, अंदर बचा इंटीग्रेशन में यहाँ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की पावर 4 डी आर, लिमिट 0 टू कैपिटल आर। आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन आर की पावर 5/5 आ जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास के क्यू स्क्वायर आर की पावर 5 नीचे 2 आर की पावर 6 इंटू 5। देखो नीचे 10 बच जाएगा, तो यू इनसाइड हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 10 आर की पावर 6, आर की पावर 1 बचेगा, सॉरी नीचे। चलो, तो ये अंदर अंदर की एनर्जी आ गई, बाहर बाहर की एनर्जी भी पता है तुमको, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो यू टोटल वो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 10r। ऐड करो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 5 + 1 6 के क्यू स्क्वायर बाय 10r, या फिर 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय r, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय r। बहुत बढ़िया। अब इसमें कभी कभी ना बहुत दूसरे तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो टोटल सेल्फ एनर्जी आ गई, चार्ज सॉलिड स्फीयर की टोटल सेल्फ एनर्जी। ऐसा पूछ सकते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है और जो बाहर एनर्जी स्टोर्ड है उनका रेशो क्या है, तो बता सकते हो ना रेशो अब तो तुम, क्योंकि तुम्हें अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी अलग अलग पता है, तो रेशो भी बता सकते हो अब तो इसका, है ना। सो हम 4 पाई में भूला नहीं था यार, मैंने तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के से कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे के स्क्वायर को के कर दिया था ना मैंने, ना? चलो, और मेरे पास एक डाउट और दिख रहा है मुझे सर, इंटीग्रेशन में जब अपन ने कभी लोअर लिमिट की जगह हायर लिमिट कर दिया तो आंसर चेंज क्यों हो जाता है। लोअर लिमिट की जगह हायर लिमिट कर दिया तो आंसर चेंज क्यों हो जाता है, इसका मतलब क्या है। लोअर लिमिट की जगह हायर लिमिट पुट कर दिया, ये क्या पूछ रहे हो आप, मतलब कि लिमिट उल्टी लगा दी, 0 to r के बदले r to 0 लगा दी, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई इंटीग्रेशन में हम हमेशा ना हमारा वेरिएबल का चेंज कहाँ से कहाँ होता है वो देखते हैं। अभी आप मैथ्स में सीखेंगे, ये जो लिमिट्स होती है ना, वो हमारे एक्सिस पे मूवमेंट होता है कि एक्स की किस वैल्यू से किस वैल्यू जा रहे हैं। अब तुम उल्टा जाओगे तो डायरेक्शन अपोजिट होने से इंटीग्रेशन अपोजिट आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना। थोड़ा मैथ्स में देख लेंगे आप, ये इसका टेंशन मत लो, ठीक। चलो ओके। अब एक तरीका तो ये हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी स्टोर से निकालने का। अब इसको अपन निकालते हैं दूसरी मेथड से, अपना जो एक और मेथड पड़ी थी ना वर्क डन वाली मेथड से, उससे कैसे करें। वर्क डन वाली मेथड से कर सकते हैं कि नहीं, इसको सोचो, वर्क डन वाली मेथड से कर सकते हैं कि नहीं। यस, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है यस, कुछ का नो। चार्ज डेंसिटी विल चेंज एज वी एड चार्ज। हाँ देखो, वर्क वाली मेथड से करने के लिए एक हिंट दे देता हूँ, ये स्फीयर को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो ना, धीरे धीरे रेडियस बढ़ा सकते हो ना इसकी, चार्ज जोड़ जोड़ के इसकी सरफेस पे थोड़ी सी रेडियस इंक्रीज कर करके धीरे धीरे रेडियस बढ़ा सकते हो ना इसकी, है ना।
हाँ बस वैसे ट्राई करो, करो धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जाओ और करो। चलो अब ट्राई करो, और ये अगर हो चुका है तो बोर्ड पे जो चीजें थी वो हटा देता हूं मैं। सर अपन डेंसिटी आर ओ को आर के वेरिएबल में मानेंगे ना? नहीं बेटा, डेंसिटी कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी थी ना यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म चार्ज स्क्वायर लिया था ना अपन ने। यहाँ पे डेंसिटी हो जाना चाहिए टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्क्वायर लिया था, तो चार्ज डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। देखो मैं हिंट देता हूँ एक, मान लो पहले बीच में कुछ भी नहीं था, बीच में कुछ भी नहीं था, मान लो धीरे 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 चार्ज बड़ा बड़ा के अपन ने स्मॉलर रेडियस का स्फीयर बनाया, और स्मॉलर रेडियस के स्फीयर में अभी मैं रेडियस का और इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, रेडियस में छोटा सा इंक्रीमेंट और करना चाह रहा हूँ। तो छोटा सा इंक्रीमेंट करने के लिए मैं इन्फिनिटी से कुछ चार्ज को उठा के लाता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रेडियस में इंक्रीमेंट करने के लिए इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो रेडियस में dr का इंक्रीमेंट करने के लिए जो है वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा 4πr² dr। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम के इंक्रीमेंट के लिए जो मुझे चार्ज लाना पड़ेगा वो हो जाना चाहिए 4πr² dr इंटू रो। इतना चार्ज लेके आना पड़ेगा, वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट हुआ इंटू रो, इतना चार्ज लेके आना पड़ेगा। और ये चार्ज इंफिनिटी से यहाँ लाने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जो भी वर्क करना पड़ेगा आपको वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो सोचो कितना काम करना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, और फिर उसको एड अप करके इंटीग्रेट करके टोटल इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो। तो मान लो धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं अपन, रेडियस बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेटली अपन आर रेडियस का स्क्वायर बना रहे हैं। यस, बिल्कुल सही माधव। चलो, तो इतना चार्ज इंफिनिटी से यहाँ तक लाए। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस अभी हो चुकी थी, यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर थी तो इसमें कुछ चार्ज था, तो इसमें चार्ज था तो यहाँ पोटेंशियल भी होगा कुछ। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? इट शुड बी के इंटू जो भी अभी चार्ज है, चार्ज अभी होगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, अपॉन आर। यहाँ पर पोटेंशियल इतना था के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। अभी रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर रेडियस में इतना चार्ज हुआ होगा रो इंटू वॉल्यूम, ये चार्ज अभी जो है प्रेजेंट है वो अपॉन में आर, के क्यू बाय आर ये पोटेंशियल। अब इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज को उठा के लाए और यहाँ पे रखा, तो इस पोटेंशियल में रख रहे हो, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो जाएगा
चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो छोटा सा पोटेंशियल जगह चेंज जो होना चाहिए जो अभी पोटेंशियल था इनटू चार्ज जो लेके आए, तो छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा k रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में रो, ये पोटेंशियल था इंटू डी क्यू था 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो। देखो ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है? इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज को उठा के यहाँ लाया, इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा, तो सरफेस का पोटेंशियल इंटू चार्ज ये अपन को वर्क करना पड़ेगा, है ना। चलो ये छोटा सा पोटेंशियल का चेंज, अब टोटल चेंज के लिए बस इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहा? रेडियस कहां से कहा चेंज हो रही है स्फीयर की? 0 टू कैपिटल आर, तो 0 टू कैपिटल आर का इंटीग्रेशन कर लो, जो कांस्टेंट से बाहर ले लो, के बाहर, रो और रो का स्क्वायर बाहर, 4 पाई 16 पाई स्क्वायर अपॉन में 3, ये सब बाहर आ गया। ये बाहर, रो का स्क्वायर बाहर, 4 पाई बाई 3 और 4 पाई 16 पाई स्क्वायर बाई 3 बाहर आ गया। नीचे का आर से ऊपर आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, आर की पावर 4 डी आर, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं युवान, करते हैं अभी सॉल्व, बस अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन भी करना है मुझे 0 टू कैपिटल आर, तो पोटेंशियल एनर्जी के रो स्क्वायर, पहले 16 पाई स्क्वायर लिख देता हूँ बाहर, 16 पाई स्क्वायर बाय 3 के रो स्क्वायर, आर की पावर 5/5 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लिमिट लगा के आर की पावर 5/5 हो जाएगा। ठीक है, अब रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था वो चार्ज के टर्म में था, रो के टर्म में नहीं था, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो रो की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते, 16 पाई स्क्वायर बाय 3 इंटू के इंटू रो स्क्वायर। रो की वैल्यू ये थी, देखो रो था 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये रो की वैल्यू थी, सब्स्टिट्यूट कर दो 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब का स्क्वायर इंटू आर के पावर 5/5। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये 4 पाई का स्क्वायर और ये भी 4 पाई का स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर, नीचे एक 3 बचेगा बस, न्यूमरेटर में एक 3 बच रहा है, एक ऑलरेडी k था, क्यूब का स्क्वायर आर की पावर 5, नीचे आर की पावर 6 आएगा, तो एक r बचेगा नीचे, तो फाइनली 5r, ये तो बच गया, फिर तो सेम आ गया ना आंसर। चलो, तो हमने दूसरे तरीके से भी करके देख लिया, देखो सेल्फ एनर्जी वही आ गई जो पहले आई थी। ठीक है, इसमें लेकिन ये है कि अपन अंदर बाहर डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे, मतलब ये एनर्जी पूरे स्फीयर की आ गई। अब मैं इसमें ये नहीं कैलकुलेट कर सकता था कि अंदर अंदर कितनी एनर्जी है, बाहर बाहर कितनी एनर्जी है ना, वो सारी चीजें नहीं कर सकता था मैं। चलो बाकी तरीका समझ में आया, ये मेथड क्लियर अच्छे से, नोट कर लीजिए जल्दी से फिर। यस वैभव, बिल्कुल सही। यस, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन कुछ और चीजें देखते हैं। जब बाहर की एनर्जी पता है, सम तो इनसाइड सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। हाँ, बाहर की एनर्जी पता करने के लिए तो आपने वो शेल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से तो करा है आपने, है ना, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीका ही आपको यूज करना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये डन है तो एक क्वेश्चन में और चाह रहा हूं आप करें। मेरे पास एक लार्ज प्लेट है, लार्ज सरफेस है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। आई हैव अ लार्ज सरफेस जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, एक लार्ज सरफेस है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। इससे कुछ डिस्टेंस पे जाकर मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है, मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है, इससे कुछ डिस्टेंस पे जाकर मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है, क्यूब की साइड लेंथ a है, तो बताओ क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है? एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, एनर्जी इनसाइड क्यूब, कितनी एनर्जी स्टोर है क्यूब के अंदर? मेरे पास एक डाउट आ रहा है, बेटर तरीका कौन सा है? दोनों ही तरीके अच्छे है ना, आपको बेटर डिपेंड करता है कि किस जगह क्या यूज करना है ना, कोई अच्छा कोई खराब नहीं होता है, कोई बेटर नहीं होता है, कोई कम बेटर नहीं होता है, एप्लीकेशंस के हिसाब से चीजें अच्छी है खराब होती है।
यस, फर्स्ट वन वैसे तो मोर वर्सेटाइल है। यस, चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर भी आ रहा है बच्चों का मेरे पास, बहुत बढ़िया। इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है बताना है। अब इस तरीके इसको ये करने के लिए तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली मेथड है उससे करना पड़ेगा, इसके लिए और कुछ तरीका ही नहीं आपके पास। तो इसमें बेटर तरीका फर्स्ट ही होगा। कई सिचुएशन में फर्स्ट से ही चीजें होती है, तो वही अपने लिए ज्यादा अच्छा तरीका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस, सॉरी, वो आपको पता होनी चाहिए थी। सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बस फॉर्मूला लगा दो, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो एनर्जी सीधा सीधा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का ए क्यूब। थोड़ा अरेंज करके लिख दो, ये आंसर आ गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 स्क्वायर 4, और एक और 2 है तो नीचे 8 एप्सिलॉन एक बच जाएगा नीचे, तो ये आंसर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 8 एप्सिलॉन। सिंपल, आया समझ में? तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर आपको मैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं। I have infinite long सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर अंदर इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, तो इसकी अगर मैं एल लेंथ कट करूं तो उसके अंदर अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नीड टू फाइंड एनर्जी इनसाइड L length of this cylinder। ठीक है, इस सिलेंडर की मैं अगर L लेंथ कंसीडर करूं तो उस L लेंथ के अंदर अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर है? रो इज द चार्ज डेंसिटी इन साइड सिलेंडर। आपको उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है बताना है एल लेंथ ऑफ सिलेंडर में। वैसे तो सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है, सिलेंडर बहुत लंबा है, और केवल उसके एल लेंथ में एनर्जी पूछी है। केवल अंदर अंदर एनर्जी पूछी है आपको, है ना, इनसाइड। तो अंदर अंदर की ही एनर्जी कैलकुलेट करना है, दो केस की ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से काम हो जाएगा। चलो, वेवो का जवाब भी आ गया मेरे पास, देखते हैं वेवो। ओके, सम्यक का भी जवाब आ गया है, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका बताया था अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वो होती है पर यूनिट वॉल्यूम में। छोटे से वॉल्यूम डीवी की एनर्जी डीयू हो तो डीयू बाय डीवी आता है। तो किसी वॉल्यूम को कंसीडर करो और उस वॉल्यूम में एनर्जी निकाल लो, करो। वॉल्यूम कैसा कंसीडर करना चाहिए बस ये सोचना पड़ेगा आपको।
सिद्धेश का भी जवाब आ रहा है, बढ़िया। अब आप जानते होंगे कि सिलेंडर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल डायरेक्शन में होती है, और अगर मैं एक सिलेंडर जैसा ले लूं, सिलेंडर के एक्सिस को ही एक्सिस मानते हुए एक सिलेंडर जैसा ले लूं, तो इस पूरे सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है। तो इसी तरह का सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ले लेते हैं अब अपन, इसमें छोटा सा वेरिएशन करते रेडियस में और एक ऐसा वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। इसको टॉप से देखोगे तो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे दिखेंगे। ये सिलेंडर अपना जो मेन सिलेंडर था वो, उसके अंदर सेंटर से किसी स्मॉलर रेडियस पे गया मैं, और ऐसा अपन ने डीआर वेरिएशन करके एक सिलिंड्रिकल शेल जैसे ले ली, सिलिंड्रिकल शेल ले लिया मैंने। इस शेल की लेंथ क्या है, मैं एल लेंथ में निकालना चाह रहा हूँ एनर्जी, तो इसकी लेंथ एल है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 2 पाई आर एल इंटू डी आर, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया इंटू डी आर कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। बस अब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड याद होना चाहिए आपको, शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिलेंडर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। स्फीयर में बाय 3 होता है, सिलेंडर में बाय 2 होता है, बहुत आसान है फॉर्मूला याद रखना। तो बस अब छोटी सी एनर्जी लिख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम व्हिच इज 2 पाई आर एल डी आर। ये छोटी सी एनर्जी आ गई, बस इसको इंटीग्रेट करो तो पूरी एनर्जी आ जाएगी। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर कर लेंगे तो अंदर अंदर की एनर्जी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, अंदर एक 2 पाई, ये सब कांस्टेंट बाहर ले लिए, एल भी कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ आर का स्क्वायर, एक आर क्यूब डी आर, 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेशन। सारे कांस्टेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लो बाहर, तो रो स्क्वायर नीचे 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर अपॉन 4, एक एप्सिलॉन नॉट गायब कर देते ना ऊपर का, 4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एक एल आ जाएगा और इधर आर की पावर 4 बाय 4, 4 हो जाएगा तो 16 कर लेना। ये आ गया आंसर, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, रो स्क्वायर एक एल, 2 पाई का एक पाई बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, नीचे 4 था, यहाँ का एक 4 और आ गया, 16 हो गया, ठीक है। ये आंसर, चलो समझ में आ रहा है। रो स्क्वायर पाई एल आर की पावर 4 बाय 36, कुछ बच्चों का 36 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, नहीं यार नीचे तो 16 आ रहा है, 36 थोड़ी आ रहा है, ठीक है। और वंश आपके रेडियस की पावर 5 आ रही है, नहीं बेटा रेडियस की पावर 4 आ रही है, देखो अच्छे से, जिसकी भी जो गलती है देखो अच्छे से, समझ में आ रहा है कि गलती आपको, हाँ अच्छा, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये मैंने केवल अंदर अंदर एनर्जी पूछी थी, अगर बाहर पूछता तो कर सकते थे क्या, इसके बाहर पूछता तो कर सकते थे क्या, हाँ, जो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ले लेगा उसका तो गलत ही आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि बाय 2 होता है सिलेंडर में, ठीक है। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ले लेते अगर बाहर की आपको एनर्जी पूछी होती तो, ठीक है। चलो वो होमवर्क में करना आप, उसको होमवर्क में ट्राई करना आप, इसके बाहर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम भी सही लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाहर की एनर्जी भी कैलकुलेट करके देखना आप कितनी आती है, मतलब टोटल निकाल लेना, अंदर की तो निकाली थी है, बाहर की भी निकालना तो टोटल आ जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते फिर, एक क्वेश्चन और करते, मैं यहाँ पे स्पेस यहाँ दे देता हूँ क्वेश्चन में आपको, क्या क्वेश्चन दे आपको, यहाँ पे एक प्लस की चाय रखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लस की चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज से आर रेडियस से 2r रेडियस के बीच हमको एक वॉल्यूम कंसिडर करना है। प्लस क्यू चार्ज से आर रेडियस से
2r रेडियस के बीच हमको एक वॉल्यूम कंसिडर करना है। एक प्लस क्यू चार्ज है, उससे r रेडियस से 2r रेडियस के बीच हमको एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसिडर करना है। ठीक है, इस स्फेरिकल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है बताओ। एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, जो मैंने आपको वॉल्यूम शो करा है ना r से 2r रेडियस का, इसके अंदर अंदर कितनी एनर्जी बताओ, करो। r से 2r रेडियस का एक वॉल्यूम शो करा है मैंने, प्लस क्यू चार्ज के आसपास स्फेरिकल वॉल्यूम शो करा है, उसके अंदर एनर्जी बतानी है। तो जवाब भी आ रहा है मेरे पास, सिद्धेश का आ गया है। वंश का भी आया है। अब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो एनर्जी डेंसिटी लिखकर एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे जाके एक आर रेडियस की स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लो, जिसकी रेडियस में थोड़ा सा वेरिएशन करो dr का, तो वहां का छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इस वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, डी यू एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर का, के क्यू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बस इसका इंटीग्रेशन कर लो, जो लिमिट बताइए उसमें r से 2r, सॉल्व करो इसे, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इंटू 4 पाई बाय 2 क्यू स्क्वायर, नीचे r की पावर 4, ऊपर r की पावर 4 तो कैंसिल हो गया, ओनली dr बचेगा। r की पावर नीचे भी 4 है, ऊपर 2 है, सॉरी, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर से 2r, एक ही के बचा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक के कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा है, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय आर। लिमिट डाल दो r से 2r, पहले 2r सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस 1 बाय 2r, फिर r सब्स्टिट्यूट करो, माइनस माइनस प्लस 1 बाय r हो जाएगा, 1 बाय r माइनस 1 बाय 2r, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2r। तो एनर्जी आ रही है मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाय 4r। बोलो आ रहा है आंसर, के क्यू स्क्वायर बाय 4r। चलो, अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना, जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी मैंने आपको, तो आप वहां पे एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी निकाल सकते हो, जो वॉल्यूम दे दिया उसमें निकाल सकते हो, ठीक। हाँ चलो, ऐसे क्वेश्चन फिर काफी कर लिया अपन ने। अब कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक नया क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, मेरे पास एक है ना थिक स्फेरिकल शेल है, थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। आई हैव अ थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये कंडक्टिंग है, यहाँ पूरा कंडक्टर है। मेरे पास एक थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इसकी इनर रेडियस r थी, आउटर रेडियस 2r थी, इनर रेडियस r थी, आउटर रेडियस 2r थी। अब मैंने क्या करा, इंफिनिटी से एक प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाया, वो लाके यहाँ सेंटर पे रख दिया।
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाया और लाके यहाँ सेंटर पे रख दिया। इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाया, लाके यहाँ सेंटर पे रख दिया। व्हाट विल बी द वर्क नीडेड टू प्लेस दिस चार्ज एट द सेंटर? इस चार्ज को सेंटर पे रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? लिख लो अच्छे से क्वेश्चन को। व्हाट इज द वर्क नीडेड टू प्लेस द चार्ज एट द सेंटर? व्हाट इज द वर्क नीडेड टू प्लेस द चार्ज एट द सेंटर? करो ट्राई। व्हाट इज द वर्क नीडेड टू प्लेस द चार्ज एट द सेंटर? सेंटर पे चार्ज को रखने में कितना काम करना पड़ेगा? करिए एक बार आप ट्राई। व्हाट इज द वर्क नीडेड टू प्लेस द चार्ज एट द सेंटर? तो हाँ बोलिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते थे कि जो बड़े वाले स्फीयर की एनर्जी उसमें से छोटे वाले स्फीयर की माइनस कर दे डायरेक्ट? हाँ कर सकते हो, पर छोटे वाले की निकालने में दिक्कत आएगी ना आपको। आप 0 टू कैपिटल आर जब लिमिट डालोगे ना इसमें, तो फंस जाओगे यहाँ पे 0 रखने पे। हाँ सर, मेरा गलत भी आ रहा है उसमें। हाँ तो वो यही तरीका बचेगा फिर। ठीक है, ओके सर। पत्थरों का जवाब आ गया मेरे पास, गगनदीप का जवाब आ गया। चार्ज को यहाँ रखने में एनर्जी कितनी लगे, वर्क कितना करना पड़ेगा। ओके, अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। सर शायद मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो मेरा कल गलत हुआ। हाँ मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन है सर। इंचार्ज है कंडक्टर, हाँ इनिशियली कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था। इनिशियली कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल कंडक्टर था और उसके सेंटर पे लाके हमने एक पॉइंट चार्ज को रख दिया है। तो पूछा है मैंने कि कितना काम करना पड़ेगा ये करने में। चलो अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने कैसे करा, कोई एक्सप्लेन करेगा? आप जिसका भी आंसर दिया है वो कैसे आया है, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस है। कैसे हाँ पोटेंशियल सर, डिफरेंस? अगर चार्ज को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहाँ पे रखेंगे तो अभी आपने कैलकुलेट की पोटेंशियल एनर्जी, हमने अभी जो सेल्फ एनर्जी मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में सेल्फ एनर्जी हमने कैलकुलेट की ना अभी पिछले वाले में। नहीं, वो वाली एनर्जी इसकी नहीं होगी, इसको बेसिक से करना पड़ेगा। हाँ बोल सही रहे हो, पर इसकी एनर्जी और इसकी सेम नहीं होगी, वो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। करने का तरीका यही, वर्क डन नीडेड विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल तो चार्ज इन्फिनिटी पे था तो 0 हो जाएगी और फाइनल लिखना पड़ेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ तो अब अपन को ये पता करना है कि चार्ज यहाँ पे रख देंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। बस ये सोचो कि चार्ज जब यहाँ होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। जब प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो प्लस क्यू की वजह से, हाँ बोलो सर, वहाँ पे चार्ज इंड्यूस होंगे, उनके वजह से पोटेंशियल आएगा, ऐसे कर सकते क्या? हाँ वही तो करेंगे अपन, बिल्कुल सही। हाँ वैसे ही क्या। हाँ चार्ज रखा है माइनस क्यू, तो उसकी वजह से अंदर की सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डेंसिटी आएगी ना प्लस क्यू की वजह से। यहाँ जो सेंटर पे चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डेंसिटी आ गई और फिर बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह से सिस्टम में क्या हो गया देखो, एक पॉइंट चार्ज और दो शेल, एक पॉइंट चार्ज और दो शेल, एक पॉइंट चार्ज और दो शेल। ठीक है, यस बिल्कुल सही वैभव। अब पॉइंट चार्ज की तो कोई सेल्फ एनर्जी होती नहीं है, लेकिन शेल की सेल्फ एनर्जी होती है। ये जो दोनों शेल है इनकी सेल्फ एनर्जी होती है, तो इनकी सेल्फ एनर्जी को लिखना पड़ेगा अपन को टोटल एनर्जी में। जो फाइनल टोटल एनर्जी है वो क्या क्या होगी देखो, पहले तो शेल्स जितनी भी थी उनकी सेल्फ एनर्जी, तो बाहर वाली शेल प्लस क्यू चार्ज की है
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम उसकी रेडियस, रेडियस उसकी 2r थी। तो बाहर वाली शेल की सेल्फ एनर्जी, अंदर वाली शेल की सेल्फ एनर्जी हो जाएगा के, अंदर वाली शेल पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम अंदर वाली शेल की रेडियस। तो ये अपन ने पहले लिखा सेल्फ एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है सेल्फ एनर्जी लिखना? मेरे पास 2 शेल बन गई है तो दोनों शेल की सेल्फ एनर्जी लिखती है। ये क्लियर हुआ? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैंने कुछ थोड़ा सा पोर्शन करा है, ये आ गया तो आगे बढ़ूंगा मैं। चलो सिस्टम की एनर्जी में मेरे पास 2 शेल है तो शेल की सेल्फ एनर्जी लिख दी। उसके अलावा चार्जेस का इंटरेक्शन भी तो हो रहा है यहाँ पे। ये बाहर वाला प्लस क्यू चार्ज इन दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है, ये अंदर वाला प्लस क्यू इन दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है। तो चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी भी तो होती है, चार्जेस के इंटरेक्शन एनर्जी भी तो होती है, वो तो ऐड करना पड़ेगी मुझे। अब इंटरेक्शन एनर्जी किस किस की होगी? क्या बाहर के चार्ज के अंदर फील्ड आती है? कुछ बाहर के चार्ज के अंदर फील्ड आती है, कुछ भी नहीं आती। तो इस प्लस क्यू की वजह से अंदर किसी का इंटरेक्शन नहीं होगा। इन दोनों की वजह से मिलकर बाहर इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों की वजह से मिलकर भी बाहर एनर्जी 0 आती है। तो इन दोनों की वजह से भी बाहर इंटरेक्शन होगा ही नहीं। इंटरेक्शन बचा केवल इनका आपस में, इनका आपस में इंटरेक्शन बचा। तो ये माइनस क्यू चार्ज की शेल की वजह से तुम यहाँ पोटेंशियल लिख सकते हो, पोटेंशियल इंटू चार्ज कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस क्यू चार्ज की जो शेल है उसकी वजह से सेंटर का पोटेंशियल इंटू सेंटर पे रखा हुआ चार्ज, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये आ गई इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी सिस्टम में सेल्फ एनर्जी कितनी है और सिस्टम के चार्जेस के इंटरेक्शन से एनर्जी कितनी है, ये दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे तो सिस्टम की टोटल एनर्जी। ये समझ में आ रहा है? चार्जेस के इंटरेक्शन की एनर्जी और शेल्स की सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। सेल्फ एनर्जी किस किस की है? 2 शेल है, दोनों शेल की सेल्फ एनर्जी लिखिए। इंटरेक्शन एनर्जी किसकी है? बाहर के चार्जेस का अंदर से इंटरेक्शन 0 होता है, अंदर के चार्ज का बाहर से इंटरेक्शन 0 होता है, तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, इनका आपस में इंटरेक्शन ही हो पाएगा, तो इनका आपस का इंटरेक्शन की एनर्जी लिख दी मैंने। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया क्या ये अच्छे से? ओके, वेरी वेरी गुड। बस अब तो क्या है भाई, वर्क डन आ गया मेरे को फिर तो। नाउ वर्क डन शुड बी, इन दोनों का सम कर दो तो के क्यू स्क्वायर बाय 4r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r, तो 3 क्यू स्क्वायर बाय 4r बचेगा। ये माइनस में टर्म है के क्यू स्क्वायर बाय r, ये पॉजिटिव टर्म है माइनस टर्म है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। ये 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 3/4, और ये नेगेटिव वाला टर्म है, ये सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सही लिखा हुआ है। तो 3/4 -1, तो आंसर आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r। यह आंसर आ रहा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r। देखो हाँ कुछ अगर वो चार्ज की टेंडेंसी अपने आप जाने की हो जाएगी। यस ठीक है, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर पे चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा तो अपने आप जाने की कोशिश करेगा। देखो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए मुझको, पूरा समझ में आया कि नहीं बताइए। आ गया, बहुत बढ़िया है ना। यस ठीक है, तो अब ये सेल्फ एनर्जी वाले क्वेश्चन भी आप सब कर सकते हो। ठीक है ओके। आपने अगर मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन करे हो तो एक क्वेश्चन मॉड्यूल का थोड़ा सा उसका आंसर में मिस्टेक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्लास में करा दूं। मैं उसका थोड़ा डाटा बदल के करा देता हूँ, उसके जैसा क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। वो आप फिर मॉड्यूल को खुद से करना। तो एक मॉड्यूल के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूँ। देखो मेरा XYZ एक्सिस का सिस्टम है और इस सिस्टम में किसी पॉइंट पर
एक्स वाई जेड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे दी मैंने सम के अपॉन आपको दे दी सम के आर स्क्वायर टाइम आर कैप, के आर स्क्वायर टाइम आर कैप। किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पर जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर से वहां ज्वाइन करने वाला, बिल्कुल उसके अलाउंग उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के आर स्क्वायर है ना, के इज सम कांस्टेंट नॉट 1/4 सम अदर कांस्टेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी मैंने स्पेस में, इस 3 डायमेंशन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। तो आपको बताना है स्पेस में सेंटर से आर डिस्टेंस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी as function of r। करो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो, रो इज अ फंक्शन ऑफ आर निकालना है। एक बार आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूं। सम्यक का जवाब आ गया है। ठीक है, सम्यक चेक करते। हाँ माधव, हमें ठीक है देखते। बुराउद्दीन ठीक है, चलो क्या करेंगे देखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो निकालने के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के फंक्शन में दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के फंक्शन में दी गई है, मतलब स्फेरिकल सिमेट्री तो है ना। सेंटर से आर डिस्टेंस से जाके मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ एक स्फीयर की सरफेस से मुझे एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, तो स्फेरिकल सिमेट्री तो है यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेंटर से जाकर आर रेडियस का एक स्फीयर बनाते हैं। ये अपना एक्स वाई जेड एक्सिस होकर मान लो, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाके एक स्फीयर बनाते हैं और स्फीयर से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकाल लूंगा तो इसमें चार्ज इंक्लोज आ जाएगा, है ना। तो स्फीयर से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो होना चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फीयर व्हिच इज के आर स्क्वायर आर कैप डॉट एरिया वेक्टर।
हम यहाँ पे एरिया वेक्टर भी तो अपन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियली लेते, तो डी ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे के आर स्क्वायर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ओनली डी ए बचेगा। अब पूरे स्क्वायर पे आर तो कांस्टेंट है, तो के आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन डी ए विल बी 4 पाई आर स्क्वायर फॉर द स्फीयर। तो ये चार्ज इंक्लोज हो गया, ये फ्लक्स आ गया विच इज चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इसके अंदर जो आना चाहिए वो आना चाहिए के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर हो रहे तो आर की पावर कितना हो जाएगा टोटल, ये आर स्क्वायर और आर की पावर 4 हो गया। ये चार्ज इंक्लोज आ गया, इतना चार्ज इंक्लोज है स्फीयर के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आर के साथ चेंज हो रही है, इट इज नीडेड टू बी, ये हमको आर के फंक्शन में निकालना है। तो अब ये सोचो, मैं यहाँ पे आर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो कितना चार्ज इंक्लूड होगा। अगर मैं इस रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता, आर प्लस डी आर कर देता, तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता। मैं इस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देता तो चार्ज बढ़ जाता। कितना चार्ज बढ़ता, डी क्यू, वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के साथ, तो 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 आर क्यूब डी आर। क्या है, समझ में आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, आर स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ तो सही लिखा था। चलो, ये छोटा सा चार्ज इतना बढ़ता ना, अगर मैं यहाँ रेडियस में छोटा सा इंक्रीमेंट करता तो इतना चार्ज बढ़ता। ठीक है, लेकिन अगर इस लोकेशन की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप जानते हो, मान लो रो है, तो आप इस वॉल्यूम में जो चार्ज होना चाहिए था, यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज होना चाहिए था, वो क्या लिखते हैं, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये लिखते ना। बताओ, अगर रेडियस में छोटा सा इंक्रीमेंट करते तो। देखो अच्छे से, ये समझो, पहले तो मैंने छोटा सा चार्ज रेडियस में इंक्रीमेंट करने पे कितना चार्ज इंक्रीज होगा वो लिखा। अब अगर यहाँ की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो रो होती, तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यही तो छोटा सा चार्ज होना चाहिए था। ये चीज समझ में आई क्या? मैंने उधर डी कैपिटल क्यू लिखा है, तो उसको भी डी कैपिटल क्यू लिख देता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बस अब इक्वेट करना है इनको, सही बात है, तो जस्ट इनको इक्वेट कर दो। तो नाउ 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, दिस शुड बी इक्वल टू 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर क्यूब डी आर। बस यहां से देखो रो मिल जाएगा, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, डी आर से डी आर भी गया, के एप्सिलॉन नॉट आर, आर बस एक आर बच रहा है, बस ये आ गया आंसर, के एप्सिलॉन नॉट आर, एक 4 भी बच रहा है, 4 के एप्सिलॉन नॉट आर, 4 के एप्सिलॉन नॉट और एक सिंगल आर बच रहा है, देखो यहाँ, तो ये आंसर आ गया। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो हम पूछ रहा है कि डीक्यू कैसे लिखा, डिफरेंशिएट करके लिखा, इसको डिफरेंशिएट करके लिखा है ना, छोटा सा चार्ज छोटा सा रेडियस, डिफरेंशिएट करा तो ये आ जाएगा। आर में छोटा सा चेंज करने में चार्ज में इंक्रीमेंट, डिफरेंशिएट करके आ गया। चलो समझो अच्छे से कि कैसे करा है मैंने क्वेश्चन ये। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है ना। अब आपके इलस्ट्रेशन जो है ना, उसमें शायद पहला इलस्ट्रेशन या दूसरा इलस्ट्रेशन कुछ है वर्कड आउट इलस्ट्रेशन में, इसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन है, पर उनका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मतलब मुझे पसंद नहीं आया, जो भी तरीका लिखा था वो ये ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है। उनका गलत नहीं है तरीका, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रॉन्ग है, ठीक है। चलो, सम्यक बोल रहा है वी कैन ऑल्सो न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला फॉर डिफाइन इंटीग्रेशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी यूज। हाँ, यहाँ पर मतलब और भी तरीके होते हैं लिखने के, मतलब आप थोड़ा सा अच्छी लेवल की बुक देखोगे तो उसमें कुछ अलग तरह से भी हमने ये जो मैंने चीजें लिखी ना कि पहले डी क्यू निकाला, तो ये फ्लक्स इनटू चार्ज, फिर उसका डिफरेंशिएशन, उसको मैंने इससे इक्वेट करा, तो ये इसको मैथमेटिकल लिखने का एक तरीका भी होता है। यस सम्यक, बिल्कुल सही, ठीक है। पर अपन 12th लेवल में मैं उन चीजों का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा 12th लेवल पे, ठीक है। ओके, तो
तो अपना देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कंप्लीट। अब आपके थोड़े डाउट वाउट जो भी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन आपके जो डाउट्स है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, जो जो आपके बिगिनर बॉक्स में एक्सरसाइज में डाउट्स थे। तो अभी तक क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने, मुझे ऐसे याद है बिगिनर बॉक्स 9 और 10 ये दोनों बची अपनी, बिगिनर बॉक्स 9 और 10, राइट। 10 तो अब आज ही पूरी होगी आपकी, है ना। तो बिगिनर बॉक्स 9 में कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो, 9 में पूछ लो पहले, कोई डाउट हो तो। बिगिनर बॉक्स 9 निकालो, मैं भी अपने पास ओपन कर लेता हूँ बिगिनर बॉक्स 9। और अब होमवर्क देखो क्या है, बिगिनर बॉक्स 9 पूरी, 10 पूरी, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 तो पहले दे दी थी मैंने आपको, एक्सरसाइज 2 में आज और बोल रहा हूँ कि वो भी कंप्लीट करना है। उसके अलावा आपको रेस मिली है, वीकली असाइनमेंट मिला है, तो बहुत सारा काम मिला हुआ है। ये पूरा हफ्ता आप क्वेश्चंस करते जाओ पूरा, ठीक है। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, मतलब ये वाला टेस्ट जो होना चाहिए उसमें ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप गलत करके आओ या नहीं बनाए। क्यूबी भी है, सही बात है, क्वेश्चन बैंक भी है। चलो तो अब मेरे पास बीबी का डाउट आने पे लग गए है। बीबी 9 का क्वेश्चन 15 और 9, जस्ट अ सेकेंड, मैं मेरे पास ओपन कर रहा था। बीबी 9 का क्वेश्चन नंबर पहले 9 आया है और फिर 15 है, तो पहले 9 वाला करता हूं मैं। 4 का बीबी है, वेट करिएगा उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, नेट चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पहला ऑप्शन है मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो सारा चार्ज तो आउटर सरफेस पे होता है ना। दूसरा लिखा है मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। मे बी क्यों, मस्ट बी तो होना चाहिए, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं जब वो आइसोलेटेड है, तो मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर शुड बी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, ठीक है। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन। Two concentric shells R and 2R carries charges Q and QB and potentials B and 3/2B respectively. Now shell B is earthed and let the charges Q and QB dash. तो नए चार्जेस Q और QB डैश बोल दिए उन्होंने। अब उन्होंने पूछा है द पोटेंशियल ऑफ A आफ्टर अर्थिंग बिकम 3/2B, और Q और QB का रेशो कुछ पूछा है। चलो तो इसमें डाउट किस पार्ट में आपको, दोनों ही पार्ट नहीं हुए क्या। रेडियस R और 2R के दो स्फीयर्स है हमारे पास, बाहर वाला स्फीयर बी है, अंदर वाला ए है, ठीक है। मान लो अंदर वाले पे चार्ज QA था, बाहर वाले पे QB था, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया है 2V मतलब होना चाहिए अपने पास K QA अपॉन R प्लस K QB अपॉन 2R। बाहर वाले स्फीयर की वजह से अंदर जो पोटेंशियल होता है वो उसकी सरफेस का होता है, और अंदर वाले की वजह से खुद का पोटेंशियल ऐसा लिखेंगे। और बाहर वाले शेल का पोटेंशियल 3/2B दिया है क्वेश्चन में, वो होना चाहिए K QA अपॉन 2R प्लस K QB अपॉन 2R, ठीक है। QA QB की दो इक्वेशन मिल गए आपको, दोनों को सॉल्व कर लो तो सेकंड पार्ट बता दो। हाँ, अब बाहर आपने ग्राउंडिंग कर दी तो नए चार्ज का रेशो पूछा है, Q और QB का नया रेशो पूछा है। जब बाहर ग्राउंडिंग करोगे तो चार्ज बदल जाएंगे, देखो आउटर वाले का चार्ज बदलेगा और नया पोटेंशियल 0 आना चाहिए। आफ्टर ग्राउंडिंग 0 शुड बी इक्वल टू K QA बाय 2R। उसका चार्ज तो बदलेगा नहीं QA का, QB का बदल जाएगा K QB डैश बाय 2R। और 0 होने के लिए देखो ये नीचे नीचे 2R है दोनों में, तो QB डैश शुड बी माइनस QA। तो इनका रेशो तो -1 होना चाहिए, उन्होंने 1 लिखा है तो ये गलत है, -1 होना चाहिए रेशो, ठीक है। सेकेंड पार्ट समझ में आ रहा है। QB एग्जैक्टली माइनस QA आ गया, मतलब इनका रेशो आना चाहिए -1। चलो तो इसके बाद मेरे पास 14 का पार्ट डी, उसके पहले 4 भी आया था, 4 भी देख लेता हूँ जस्ट अ सेकंड में। The distance between two large plates is 5 centimeter and the intensity of field is 300 volt per centimeter. An uncharged metal bar which is 1 centimeter thick is inserted between the plates as shown.
डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द प्लेट इज इंड्यूस्ड। बिफोर 5 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 5 सेंटीमीटर में 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए था डेल्टा V होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोटेंशियल डिस्टेंस, और बाद में नया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो 1 सेंटीमीटर मेटल डाल दी तो मेटल की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बचेगी 4 सेंटीमीटर में। तो बाद का पोटेंशियल डिफरेंस 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके आएगा। आ रहा है समझ में? 4th नंबर, यस बिल्कुल सही। तो 11 नंबर आया है। वेट अ सेकंड, किसी ने एक पहला पूछा था, उससे पहले बता दूं मैं। सर मेरे पास आया था, हाँ बिगिनर बॉक्स का डिस्कशन चल रहा है अपने, तो अब मेरे पास 11 नंबर आया है। किसी और का कुछ और हो तो भेज दीजिएगा। BB9 का क्वेश्चन 11 बता रहा हूं मैं। फिगर shows 3 concentric thin spherical shell ABC of radius ABC respectively. Shell A and C are given as charges Q and minus Q respectively, and shell B is earthed. Find the charges appearing on the surface of B and the C. तो इसमें समस्या क्या है आपको? ये तो अपने क्लास में करे ना ऐसे काफी क्वेश्चन। मेरे पास डाउट क्या लिखा है, क्वेश्चन में Q दिया है और डायग्राम में माइनस Q, तो कौन सा लेकर सॉल्व करना है? अच्छा, A and C are given charges Q and minus Q. तो डायग्राम में भी तो Q और माइनस Q तो दिया है उन्होंने, जो क्वेश्चन में लिखा है वही तो लिखा है। तो दिक्कत क्या है? अंशुल देखो, अंदर वाला जो शेल है वो A है, क्वेश्चन में लिखा है शेल A को दिया है Q चार्ज, तो डायग्राम में भी तो Q है। हाँ, और फाइंड चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ B, तो B पर जो चार्ज है वो पूछा है, तो B पर जो चार्ज है ना वो पूछा है आपको Q डैश, ठीक है। हाँ, सेकेंड डायग्राम में नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यस बिल्कुल सही। ओके चलो, इसका 17 भी आया मेरे पास डाउट। 17, consider a solid uniformly charged sphere. There are 2 points A inside and B outside where the electric fields are same. The ratio of distance of A to distance of B from the surface is. तो हमें एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर जानते हैं क्या होती है, उसका हमने ग्राफ भी पढ़ा था। आपको याद हो अगर, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट? एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होती है और बाहर 1/r² होता है। अब अंदर और बाहर अगर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस से उनकी डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगी सरफेस से। तो ये डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, देखो कई तरह का आ सकता है ना, जैसे एकदम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए कई सारे पॉइंट्स है ऐसे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ऐसे जिनकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिखेगी और उनकी डिस्टेंसेस वेरिंग रेशियो में आ रही है। देखो जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी, तो इनका रेशियो अलग अलग आ जाएगा ना। तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में पूछा क्या, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए टू डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस ऑफ स्फीयर से डिस्टेंस बताना है उन पॉइंट्स की जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो सरफेस से बाहर और अंदर अलग अलग डिस्टेंसेस होगी और उनका रेशियो कई सारे तरह का आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के लिए। तो आंसर शुड बी डी, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, चलो अब 14 का पार्ट डी आया मेरे पास डाउट। 14 का पार्ट डी, at distance 5 cm and 10 cm outward from a surface of uniformly charged solid sphere, the potentials are 100 volt and 75 volt respectively. Then uniformly charged solid sphere है ना, uniformly charged solid sphere कुछ लिखा नहीं तो नॉन कंडक्टिंग ही मानोगे उसको, कंडक्टर जब तक बोला नहीं मत मानना। तो सारा चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में होगा, तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम होता है ना, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 3/2 टाइम होगा ना युवान, है ना भाई। सरफेस का पोटेंशियल जो भी होगा वो KQ/R होता है, सेंटर का 3/2 KQ/R होता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, चलो
समझ में आया कि नहीं युवान? मैंने जो कहा वो समझ में आया? आ गया। आपने क्या करा था? आपने क्या सोचा था? आपने क्या सोचा था? कंडक्टिंग ले लिया। यस, कंडक्टिंग के अंदर तो सब जगह सेम पोटेंशियल हो जाएगा। सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब उसको नॉन कंडक्टिंग ले लो। कंडक्टिंग स्पेशल होता है, तो कंडक्टिंग जब तक कहा नहीं जाए बिना बोले मानना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो और कोई डाउट? BB9 के डाउट चल रहे थे अपने, और कोई डाउट? हो गए? फिर BB10 पे आ जाओ कि एक्सरसाइज 1 करे पहले। एक्सरसाइज 1, चलो एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पेज 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज 9 क्वेश्चन में कोई डाउट? पहले 9 क्वेश्चन में कोई डाउट? 9 क्वेश्चन में किसी को भी हो तो भी लिख के भेज सकता है। अप टू क्वेश्चन नंबर 9 कोई डाउट? चलो कोई नहीं। उसके बाद अगले पेज पे एक 14 आया मेरे पास। अगले पेज पे टोटल 17 तक क्वेश्चन है। 17 तक जो जो डाउट है लिख के भेज सकते हो। एक तो 14 आया मेरे पास। 10 भी आ गया, 15 भी आ गया। अच्छा, 10, 15 और 14 ये 3 डाउट है अभी मेरे पास। 19 भी आ गया पर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो 17 के अंदर नहीं आता ना। 13 नंबर। चलो करते, स्टार्टिंग फ्रॉम 10। Uniform electric field of magnitude 100 volt per meter in space is directed parallel to the line y equal to 3 plus x. Find the potential difference between the point 3,1 and 1,3. B point 1,3 है, 1,3 पॉइंट है B, और A पॉइंट दिया हमको 3,1। तो A से B का जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 1 - 3 - 2i और 3 - 1 दैट इज 2j। ये आ गया हमारा वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप जानते हो 100 वोल्ट पर मीटर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और आपको उसकी डायरेक्शन बताइए y इक्वल टू 3 + x लाइन के अलॉन्ग। ये लाइन ध्यान से देखो, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? 45 डिग्री पर है ये, तो है ना। तो E वेक्टर होना चाहिए 100 इंटू उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो जाएगा I + j/√2। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B - A हो जाएगा -E वेक्टर डॉट A से B का वेक्टर। ये आंसर होना चाहिए, समझे? दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो खत्म बात, और क्या है भाई। परपेंडिकुलर आ रहे तो 0 आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, चलो तो मैंने तो बेसिक से करके बता दिया। देखो मुझे नहीं पता था परपेंडिकुलर थे कि नहीं, जनरल क्वेश्चन कैसे करेंगे बता दिया था। ओके, अब जिसको भी इसमें समस्या थी अपनी अपनी समस्याएं समझाओ मुझे कि इसमें क्या क्या दिक्कत आई थी, आपको क्या क्या नहीं आया था इसमें। ये क्वेश्चन हमें क्यों नहीं आया था? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते नहीं आई थी क्या? कि हमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो उनसे वेक्टर बनाते नहीं आ रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी बेटा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग है तो इस लाइन के अलोंग नहीं बता सकते क्या? स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन जानते हैं तो उसके पैरेलल वेक्टर तो लिख सकते हैं अपन। अब क्लियर है? हर क्वेश्चन जो मैं से डाउट पूछो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं आया था क्वेश्चन, या आपको क्यों नहीं आया था, और आपको अगली बार आ जाए इसलिए आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपने जो गलती करी सोचने में वो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, यहाँ पे सीखा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। अगला क्वेश्चन 13। The dipole moment of a system of charge plus q distributed uniformly on an arc of radius r sustained angle pi/2 at its center where another charge minus q is placed. इसमें समस्या क्या है यार? ये तो अपन ने क्लास में करे हुए क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। एक मेरे पास आर्क है, वो सेंटर पे बना रही है pi/2 का एंगल, यहाँ pi/2 का एंगल, और इसके ऊपर पूरे पे प्लस क्यू चार्ज है।
है ना, और यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है। अब इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट पूछा है, तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो और सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकाल लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया है देखो उन्होंने का आंसर, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर वाई एक्सिस है, नीचे एक्स एक्सिस है। आपकी इच्छा आपको किधर एक्स वाई लेना है ना, आपकी खुद की इच्छा है, मैंने जो माना जरूरी नहीं वैसे ही मानना है आपको, आपकी अपनी इच्छा है। कोई ऐसा सोच सकता है कि क्वार्टर आर्क है तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वार्टर आर्क है, ऐसा भी सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है। चलो अब सेंटर से किसी एंगल थीटा पे जाओ, यहाँ पे डी थीटा का सेगमेंट ले लो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी होगी इसकी, रेडियस आर है तो लेंथ होनी चाहिए पाई बाय 2 आर, ये हो जाएगा लेमडा, लेमडा इंटू आर डी थीटा, ये हो जाएगा छोटा सा चार्ज, छोटे से चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो रहा है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है उसमें पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करो और उसको इंटीग्रेट कर लो 0 to 90। अगर इस वाले फॉर्मूले से इस तरीके से कर रहे हो 0 से 90, और ये वाला डायग्राम अब इसको हटाए तो नीचे वाले से करते हैं। समझ में आ रहा है क्या करेंगे अपन? है ना, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको वेक्टर लेके इंटीग्रेट करना चाहिए। ये मैंने देखो पोजीशन वेक्टर लिखा है और पोजीशन वेक्टर इनटू चार्ज मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल डायपोल मोमेंट आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वो आंसर दे देंगे क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट प्रोवाइड करी अभी, आप एक बार और करो, नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 14 में पूछा क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द रॉड। तो इसमें क्या समस्या है बताओ, टॉर्क निकालते नहीं आ रहा क्या हमको? हाँ सर इसमें वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए गए अपने को, हाँ सर उनका स्पेस अलाइनमेंट कैसा ये समझ नहीं आ रहा, मतलब वो उसके परपेंडिकुलर रखी है कि पैरेलल रखी है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जो दोनों रॉड्स दी गई है हाँ सर, इनका स्पेस अलाइनमेंट समझ नहीं आ रहा है कि मतलब रखी कैसी है। वो डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखी है, लेकिन सॉल्यूशन देखा तो उसमें तो उन्होंने उनको सेम प्लेन में मान लिया था। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कहाँ से दिख रही हो, तो एक ही प्लेन में ना। म्यूचुअल परपेंडिकुलर कैसे है, तो सिंगल रॉड बनाइए ना, a large sheet carries a uniform surface charge density sigma, a rod of length 12 लेंथ की रॉड है, has linear charge density lambda on one half and minus lambda on the second half। अच्छा, इसमें प्लस lambda माइनस lambda है। rod is hinged at the midpoint O and makes an angle theta with the normal to the sheet। तो शीट के नॉर्मल से थीटा एंगल पर है, ये ऐसा कुछ है, ये जो सरफेस है उसके नॉर्मल से थीटा एंगल पर है, तो ये सरफेस का नॉर्मल से थीटा एंगल पे रॉड है ना। अभी के डायग्राम के हिसाब से ये हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन में रखी रॉड, समझ में? सर मतलब अगर अपन एक पेपर शीट रखें तो उस पेपर शीट पे मैंने मेरी पेन और स्केल दोनों रखी है, तो सर ऐसा कुछ केस होगा? मैं सुन नहीं पाया अच्छे से, एक्चुअली शोर हो रहा है थोड़ा, पड़ोस में कुछ काम हो रहा है शायद। ये जो बोर्ड है ना, सुनो क्वेश्चन क्या है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड मान लो अपनी चार्ज सरफेस है, इससे कुछ डिस्टेंस पे गए, ये जो नॉर्मल था इसका, इससे थीटा एंगल पे ऐसे रख दी वो। ओके सर, ओके सर। मतलब उसको साइड से देखोगे तो ये अपनी जो सरफेस है वो ऐसी दिखेगी, सरफेस का ये नॉर्मल और ये हमारी रॉड। ठीक, चलो अब मुझे लगता है कि कर पाओगे आप। ओके, चलो अपना ऑफिशियल टाइम भी आज हो गया है तो कोई बात नहीं, अपन डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल अपना पहला काम रहेगा डिस्कशन करना, और उसके बाद ग्रेविटेशन 2 आप देखेंगे, आपका अगला जो बिगिनर बॉक्स है वो ग्रेविटेशन का है, तो उसके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि वो सब मैंने करवा दिया आपको, ग्रेविटेशन रिवीजन में सब चीज हो गई है, जो भी आप थ्योरी देखेंगे वो सब अपन पढ़ चुके हैं।
रिलेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन हम सब देख चुके हैं ऑलरेडी। एप्सिलॉन नॉट को कैसे कन्वर्ट करना है वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप पूरा बिगिनर बॉक्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा थ्योरी उसकी समझा दूंगा स्टिल, आप देखना, लेकिन आपको ऑलरेडी सब पढ़ी हुई लगेगी। एक छोटा पॉइंट नहीं पढ़ा अपन ने, वो आसान चीज है। चलो तो अपन नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट कर लेंगे। और आपको होमवर्क क्या मिल रहा है? एक्सरसाइज 1 2 कंप्लीट, सारे बिगिनर बॉक्स कंप्लीट। ये प्रायोरिटी पे कंप्लीट करो, उसके बाद फिर रेस असाइनमेंट वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अपन एससीबी तो डिस्कस कर ही ली थी, जैसा मुझे याद है। एससीबी तो हो ही गई थी अपनी गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की। तो अगर उसमें स्टिल कोई डाउट बच रहे हैं तो वो भी पूछ लेना आप। ऑर्डर में उसको अपन बाद में रखेंगे, रेस असाइनमेंट के बाद। नेक्स्ट चैप्टर अपना कैपेसिटेंस नहीं करंट करेंगे अपन, ठीक है। करंट करेंगे। तो मेरे पास किसी का रिक्वेस्ट आई है, क्या है, एक मिनट पढ़ूं मैं। आप प्लीज 2-3 दिन तक मत दीजिएगा। क्या 2-3 दिन तक मत दूं? होमवर्क, हाँ तो होमवर्क में इतना ही होमवर्क है, और क्या, बहुत सारा होमवर्क दे दिया पूरे हफ्ते भर का, है ना। पूरे हफ्ते का जो काम है वो आपको बता दिया अभी से। पूरे वीक का आपका काम आपको पता है क्या क्या करना है। भाई आपकी इच्छा, नए चैप्टर के लिए कॉपी बनाना है, क्या करना है, आपकी जैसी इच्छा। चलो बाय सबको, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।